ये तेलंगाना का नया सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है और दिसंबर 3 तारीख के बाद यहाँ कौन बैठेगा इसी के लिए ये चुनाव हो रहा है। मैं बता दूं कि 2018 में ये बिल्डिंग नहीं थी। इसके पास ही अंबेडकर की स्टैचू बनी हुई है जो भारत की सबसे टॉल स्टैचू है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना मार्टर्स मेमोरियल, यानी कि जिन लोगों ने तेलंगाना के एजिटेशन में अपनी जान गंवा दी थी उनके याद में ये मेमोरियल बनाई गई है। सारे में एक तरह से अगर आप देखें तो राजनीतिक एक मीनिंग है, उसका एक मतलब है। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार से। रेविकांत रेड्डी जी हैं, बालू पुलिपाका हैं और वंशी श्रीनिवास हैं। और अगर आप देखें तो इनको मिलाकर अगर आप इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो 100 साल से ज़्यादा इनके एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में ही। इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दे क्या है? हम सब जानते हैं कि तीसरे टर्म के लिए केसीआर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से एक मेजर मुद्दा होगा सरकार से नाराज़गी, जो है काफ़ी क्लियर है। और कुछ चीज़ अगर आप देखें जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री बात करते हैं या उनकी जो तरीका है लोगों के साथ डील करने का, जो लोगों से दूर रहते हैं, मिलते नहीं हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इन द सेंस जो विपक्ष के नेता है, विपक्षी पार्टियाँ, वो लोग खुद इसको एक बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। और लोगों को एक नाराज़गी तो ज़रूर है कि क्यों हमारा मुख्यमंत्री हमसे बात नहीं करता। क्योंकि अगर आप दूसरे राज्यों में देखें तो हर मुख्यमंत्री मिलता है लोगों से और अपनी बात रखता है, उनकी बात सुनता है। और यहाँ एक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो पिछले 9 साल में किसी से मिले ही नहीं हैं। और उनका मिलन तो तब होता है जब वो चाहें कि आप आइए मुझसे मिलिए, तब मिलते हैं। और उसका अपोजिशन पार्टी इसमें भरपूर फ़ायदा उठाया और इसको एक बड़ा मुद्दे के रूप में वो इस इलेक्शन में लेके आए। सो इस चुनाव में अगर केसीआर साहब को कुछ धक्का लगता है तो इसमें से एक इशू भी होगा। और दूसरी चीज़ है जो प्रभावित कर सकते हैं लोगों को, वोटर्स को, जो मतदाताओं को जो प्रभावित कर सकते हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट, नौकरी। क्योंकि जिस आधार पर तेलंगाना बनी थी, जिस आधार पर मुख्यमंत्री बने, उसको कहीं ना कहीं वो एक नाराज़गी तो युवाओं को छोड़े। हम वापस आएंगे इस मुद्दे पर। इनका कहना है कि केसीआर की इनएक्सेसिबिलिटी का मुद्दा है। 2018 के चुनाव में भी ये बात कही गई थी कि ये मिलते नहीं हैं, अपने फार्म हाउस में रहते हैं। हालांकि अब इस सेक्रेटेरिएट के बनने के बाद वो अपने दफ्तर आने लगे हैं, ये बात भी कहनी चाहिए। क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? 10 साल हो चुके हैं केसीआर के मुख्यमंत्री का। क्या एक बोरियत भी एक नाराज़गी तो है, काफ़ी नाराज़गी है। दूसरी बात यह है ना, भ्रष्टाचार, करप्शन की जब बात करते हैं लोग थक गए हैं। बड़ी लेवल की करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊंचे दर्जे वाली करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस बात की जिक्र कर रहा हूँ वो है, आप कहीं दफ्तर जाओ, क्या हो, कैसे बर्ताव है आपके साथ? करप्शन नहीं है। सरकार मानती है कि करप्शन नहीं है या है? सरकार तो कहे करप्शन है नहीं, तो करप्शन है नहीं तो लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं? ग्राउंड लेवल पर सिटीजन्स इंटरेक्शन जो होता है वहाँ पे काफ़ी तनाव है, काफ़ी तकलीफ है, वो एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उसका सुझाव, उसका हल नहीं निकाला जा रहा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हर सरकार के साथ करप्शन होता है, तो क्या बीआरएस अलग है? First of all, sorry, I may not be able to fluently speak in Hindi, so forgive me on that part. As they spoke about the anti-incumbency, first, the anti-incumbency is also giving a kind of a thought to the people that why don't we give a chance to somebody else? यानी कि केसीआर अपने खिलाफ ही खड़े हैं, आप कह रहे हैं। और एक मौका दे देंगे दूसरे पार्टी को भी। That thought process is picking up across Telangana. So that is something which the ruling party should be very be worried about. So let us give a chance to somebody else rather than let us give one more chance. But if he wins, he creates a history because no South Indian chief minister could win third successfully. And as far as the corruption is concerned, yes,
definitely there are a lot of allegations against from top leadership to your own MLAs or down below your cadre and all that. So definitely certain things people will overlook when they are happy. When they see development is the kind of building Telangana. See, if you take 18 vote, it is a very positive vote. They wanted KCR to take further development. But some things which you overlook, like inaccessibility or family rule, corruption, all these things will start playing a role when you start feeling bored and when you are not happy. वंशी जी का कहना है कि 2018 तक लोगों में ये बात थी कि डेवलपमेंट प्रोग्रेस की अगर बात करें तो उसी मुद्दे पे लोग अटक गए थे और शायद इसीलिए उन्होंने एक तरह से अनदेखी कर दी इस बात की कि मुख्यमंत्री से आप मिल नहीं सकते हैं या उनका परिवार राज में है। क्या कांग्रेस खुद उसने कुछ किया है? एंटी केसीआर वोट तो एक चीज़ है, एंटी इनकम्बेंसी हम कहते हैं 10 साल, क्या वो एक मुद्दा एक तरह से अगर आप देखें तो काफ़ी है कांग्रेस को यहाँ पे पावर में लाने? एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा, लेकिन मुद्दे और भी हैं, चुनावी मुद्दे तो और भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इरिगेशन इश्यूज है, पावर इश्यूज है। इरिगेशन और पावर पे तो कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो कहते हैं ना, बट सी अगेन इफ आई एम परमिटेड आई एक्सप्लेन दैट इन इंग्लिश। द थिंग इज what the government says, what the ruling party says is one thing. Nobody is denying there is no irrigation has not improved. Nobody is denying the power supply has not improved. But the fact that Congress claims, Congress campaign is finding purchase among the people means at some level they were expecting something more. Maybe the government thought, okay, we have done the basics. We can bring from here onwards. Maybe people are impatient. तो आपका कहना है कि पावर और जैसे पानी का मुद्दा है, सिंचाई का पानी, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस तो हुई है, काफ़ी सारा एरिया प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा है, लेकिन वो मुद्दे अभी भी रहेंगे आप कह रहे हैं। एक तरह से केसीआर का तो 10 साल हो गया, उसके अलावा उन्होंने एक तरह से गैम्बल लिया है कि हम 90% जो MLA हैं उनको रिपीट कर रहे हैं। क्या ये एक तरह से गैम्बल ही है और क्या वो पे ऑफ करेंगे? 2018 में भी यही गैम्बल उन्होंने लिया था और आज भी उन्होंने वही लिया है। बट आप अगर वो देखें उनकी जो चुनाव सभाएं हैं और जो क्या कह रहे हैं उन चुनाव सभा में, आपको सीधी तरह से देखें अगर ठीक से, तो एक चीज़ बड़ी अहम बात वो कह रहे हैं कि आप कैंडिडेट को मत देखिए, कैंडिडेट के पीछे जो पार्टी है उसको देखिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया है कि कैंडिडेट्स काफ़ी वीक हो गए हैं, या बहुत नाराज़गी है लोगों को इन कैंडिडेट्स पे, और क्योंकि 10 साल मेजॉरिटी ऑफ दम 10 साल MLA रह चुके हैं और वो खुद अपने आप को एक बड़ा वहाँ का लोकल किंग समझने लगे। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है वहाँ, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में। तो आप उनकी सभाओं में अगर देखें तो इस बात को बहुत बार वो दोहरा रहे हैं। यानी कि भाजपा के लिए जैसे मोदी, BRS के लिए केसीआर, या वो कह सकते हैं, कारण केसीआर ऑल साइड एंड डन, केसीआर को अगर आप देखें जो भी वोट डालता है, मेजोरिटी 80% ऑफ वोटर्स, जो 80% लोग हैं वो लोग केसीआर को देख के डालते हैं, उसकी पार्टी को देख के डालते हैं, ना कि कैंडिडेट्स। बट इस बार उन्होंने जो रिपीट किया है, बट कैंडिडेट से बहुत नाराज़गी है, वो दिख रहा है लोग जो भी जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री का खुद का कहना है कि आप जो लोग खड़े हैं उनको मत देखिए, उनको पीछे जो है पार्टी है उसको देखिए और मुझे देखिए। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज़गी है लोगों जो लोकल MLAs पे, और वो दिख रहा है कि लोग वहाँ पे उसको हराना चाहते हैं। जो केसीआर कह रहे हैं कि मत प्लीज़ उनको मत देखिए, आप मुझे देखिए, मैंने जो किया है 10 साल में वो डेवलपमेंट को देखिए। लेकिन खुद मुख्यमंत्री 2 कंस्टिट्यूंसी से खड़े हो रहे हैं, क्या ये समझना चाहिए कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो गजवेल फिर से जीतेंगे? देखिए केसीआर की हिस्ट्री अगर आप देखें तो गैम्बल करने में नंबर 1 है, और उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कोई नहीं समझ सकता। हम लोग खाली गेस कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा क्यों किया। बट मेरे ख्याल से केसीआर ऐसा इतना वीक भी नहीं होती कि वो समझ लें कि मैं हार जाऊँ, यहाँ से चले जाऊँ, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी पे जाऊँ। मेरे ख्याल से उनका एक अलग स्ट्रैटेजी है। कामारेड्डी जो उनका गजवेल, वो तो खुद लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो कामारेड्डी से लड़ने का एक और बात मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है
जो नॉर्थ तेलंगाना है, जो उत्तरी तेलंगाना, जब 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे उनको और स्ट्रेंथन करना है पार्टी को। ट्रेडिशनली वो बीआरएस की बेस रही है, बट 10 साल में एक नाराज़गी होती है हर चीज़ पे, गवर्नमेंट पे और लोग एमएलएस पे, तो वहाँ का जो स्ट्रॉन्ग बेस है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो इसलिए वो एक मेरे ख्याल से वहाँ कामारेड्डी गए हैं। और उनका इन्फ्लुएंस न केवल निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट या आदिलाबाद पे नहीं रहेगा, बट उसके बगल वाले जो ज़िला हैं, मेदक है, ऐसे ज़िलों को भी ज़्यादा पड़ेगा। आपको लगता है कि पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, फिर तो वो कामारेड्डी नहीं कहीं और से लड़ सकते थे? कहीं और से लड़ सकते थे। और ये भी याद रखना चाहिए कि गजवेल में जब रिसेंटली मीटिंग हुआ था उनके कार्यकर्ताओं से, वो कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, किसी ने पूछा था उनसे मीटिंग में कि आप कामारेड्डी से भी क्यों लड़ रहे हैं, वो बोले कि वहाँ भी जीतूँगा, यहाँ भी जीतूँगा, लेकिन वो छोड़ दूँगा, ये नहीं छोड़ूँगा। तो सवाल ये उठता है, जो भी स्ट्रैटेजी होगा इन्फ्लुएंस तो रहेगा, अगल बगल जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में तो इन्फ्लुएंस तो रहेगा उनका प्रेजेंस में। तो कामारेड्डी के लोग को क्यों डालना चाहिए उनको, जो ऑलरेडी उन्होंने कह चुके हैं कि मैं वो सीट छोड़ दूँगा। ये मुझे समझ में नहीं आया था जब बताया था, मगर जैसे रवि ने बताया, नोबडी कैन अंडरस्टैंड उनका स्ट्रैटेजी क्या है, उनके दिमाग में क्या गेयर चल रहा है, कैसे चल रहे हैं गेयर। बहुत कनिंग पॉलिटिशियन कहते हैं हम केसीआर जी को, एक तरह से देखा जाए तो उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, विजन भी कह सकते हैं, काफ़ी एक लेवल की है जो शायद पॉलिटिकली समझ में ना आए, लेकिन वोटर्स के लिए तो ये चीटिंग ही हुआ ना कि आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से जाएंगे, एक तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। Yeah, but that is a practice which was followed earlier also. People have accepted in some times and people have rejected also. As Ravi said, what is the point in if you say that I will vacate one seat and I'll retain the same seat, but I am trying to contest from both sides. And you should look at how people are, taking that. What is their view on that? It definitely, I'm sure that he is not able to convince the public that he is doing it as a strategy and political kind of a thing, but with a fear that somewhere he will lose one seat kind of. ओके, इसमें एक एजेंडा मेरे ख्याल से जो कामारेड्डी गए हैं मुख्यमंत्री, इसके पीछे एक और कारण मुझे दिख रहा है कि निज़ामाबाद जो जिला है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और जो कामारेड्डी तो उसमें आता नहीं है, लेकिन उसके बगल में ही है, इसका बगल का है, वहाँ से केसीआर की बेटी कविता 2018 में हार गई बीजेपी से। तो मेरे ख्याल से उनका प्रेजेंस, अगर वो जीते, अगर एमएलए हैं वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में पड़ेगा और कविता फिर से ठहरेगी वहाँ पे, और कविता को जिताने के लिए भी एक साधन है उनका। रेवंत रेड्डी में हम सब जानते हैं कि वो ऐसे लीडर हैं जो शायद केसीआर को टक्कर देने में कामयाब रहे, उनकी जो भाषा है या जिस तरह से वो चैलेंज करते हैं उसकी वजह से। लेकिन हमेशा बीआरएस कहती है कि उनके तो इतने सारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट्स हैं, क्या वो एक प्रॉब्लम है कि उनके मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं? क्या लोगों में ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, मुख्यमंत्री कौन रहेगा तो मुद्दा रहेगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनली तेलंगाना एपी पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो 2 फिगर्स रहते थे पिछले 25 साल में, वैएस राजशेखर रेड्डी एंड चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी और लोग भी ऐसे डिवाइड हो जाते थे। और जब से केसीआर आए हैं, तेलंगाना बना है, एक बड़ा लीडर उनके सामने कोई उनके स्ट्रेचर का नहीं दिखा। बट रेवंत रेड्डी के रूप में एक ज़रूर, रेवंत रेड्डी काफ़ी छोटे हैं पॉलिटिकली एज में, बट एक जो बात करने में, लोगों को कनेक्ट करने में, तेलंगाना का जो भाषा है, जिस भाषा के कारण केसीआर अपने आप का एक बड़ा इमेज बना चुके हैं, तो तेलंगाना एजुटेशन में उस भाषा का प्रयोग करके उन्होंने एक बड़ा लोगों को मोबिलाइज़ किया उन्होंने। उसी भाषा में रेवंत रेड्डी भी बोल सकते हैं, लोगों को अच्छी तरह कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक उनका बड़ा एडवांटेज है। और जब कांग्रेस अगर आएगा तो विद इन कांग्रेस सब लोग बिलीव करते हैं कि रेवंत रेड्डी, अगर कांग्रेस आए तो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनेगा। बट कांग्रेस का पिछले 20-25 साल से अगर देखें, वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही है कि हर 2 साल में एक मुख्यमंत्री बदलें, क्योंकि आप जब से सोनिया गांधी पर्टिकुलरली आई हैं 90s में, तो आप देखिए असम में देखिए तरुण गोगोई, कभी उनको हटाए नहीं है उन्होंने। कर्नाटका में देखें सिद्धरामैया जी रिसेंटली 5 साल कंप्लीट कर चुके, और जो भी अदर स्टेट हो कहीं भी हो,
एक वो ट्रेडिशन जो हर 2 साल में 1 साल में मुख्यमंत्री बनाने की जो आदत कांग्रेस की थी वो अब नहीं रही है। एक ट्रेडिशन जो स्ट्रॉन्ग लीडर वैस राजशेखर रेड्डी तो खुद देखिए आप आंध्र प्रदेश वो में तो शायद सबसे टॉल लीडर थे सबसे एक तरह टॉल से लीडर अगर थे, या। कांग्रेस देखे, पर लेकिन मेरे ख्याल से वो एक मुद्दा नहीं रहेगा क्योंकि सोनिया गांधी जो ट्रेडिशन उन्होंने किया है और अब राजस्थान में भी देखिए जितनी भी जोर उनसे लगा सचिन पायलट ने लगाई बट उन्हें बदला नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज तेलंगाना वालों को लोग दे चुके हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वही पूरे 5 साल रहेगा। लेकिन ये आर्गुमेंट रहेगा कि रेवंत रेड्डी बाहर से आए, हमारे कांग्रेस के नहीं थे, बाहर से आए। लेकिन शायद ये हर पार्टी में ये प्रॉब्लम है कि जो आदमी बाहर से आया, ईटेलर राजेंद्र समशी अगर वो कैंडिडेट बनते हैं तो भाजपा का डीएनए तो है ही नहीं उनमें। क्या ये ऐसा हो गया है कि आइडियोलॉजिकली सब पार्टी एक जैसे दिखने लगे? अब आइडियोलॉजी तो है ही नहीं, लीडर्स डेमोक्रेटिक आर्डर में है, उनका बैकग्राउंड है, पार्टी का बैकग्राउंड में है, बट लीडर्स में वो आइडियोलॉजी नहीं रही है। तो अब When it becomes a normal, like people shifting parties and all, certain things voters also will take it kind of a granted. They don't really bother about it because if you see any leader now changes to another party, next day he starts criticizing that party kind of thing. And infighting is a आज DNA of कहो कि Congress. बीआरएस बीजेपी साथ है, कल कहो बीजेपी कांग्रेस साथ। And infighting is a Congress DNA that's accepted again by people. But as he said, that they're not changing the chief ministers and all. And another major drawback which I saw for the BRS is like the KCR stature is so tall, but when he uses certain kind of a language, and when people like this Revant or Bandi Sanjay, when they started replying to him in the same language, that is where the first beginning of his the stature coming down. So that is also one thing. हमने जब रेवंत जी से बात की तो उन्होंने यही कहा कि उसके तो ऑथर वही हैं कि वो काइंड ऑफ पॉलिटिकल लैंग्वेज, और मुझे अगर मैं उस भाषा में नहीं बोलता हूँ तो वो समझेंगे नहीं, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। Exactly. So that is why if you see last for few months, KCR has stopped using that kind of a language. Instead, I think poor KTR has taken that gamble and risk on himself, and he started using certain language which he never otherwise known for, and very polished and sophisticated. But that's politics. They have to. तो भाषा क्या प्रॉब्लम नहीं है? लोगों को मजा आता है क्या जब एक आदमी दूसरे आदमी को गाली देता है या फिर उसका मजाक उड़ाता है? रिस्पेक्ट नाम की चीज़ तो है नहीं। रिस्पेक्ट नाम की चीज़ तो है नहीं, वो तो मैं भी मानता हूँ। जहाँ तक भाषा है, जहाँ तक भाषा का सवाल है, हाँ, एंटरटेनमेंट बन गया, गाली गलौज तो होता है। ओके, वन फाइनल थिंग, क्या त्रिकोणा यहाँ पे फाइट है? क्योंकि बीजेपी तो बहुत पीछे है, सब जानते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? मेरा राय ये है कि बीजेपी डार्क हॉर्स है, पावर में नहीं आए लेकिन डार्क हॉर्स है। और नंबर भी बता दीजिए। मेरे हिसाब से 15 या 26 के बीच में, 24 सॉरी। बीजेपी मेरे ख्याल से 10 के नीचे ही रहेगा, बट अगर आप 2 महीने पहले अगर देखेंगे 10 भी पॉसिबल नहीं थे, तो जो कि बट वो कितनी भी कोशिश कर लें, ये समय तो 10 दिन बाकी हैं इलेक्शन के लिए, 10 दिन में तो कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वोट परसेंटेज शेयर 1-2% बढ़ा सकते हैं, तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। उनका नंबर मेरे ख्याल से रहेगा 10 के नीचे। क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि कांग्रेस के वोट काटेगा? No, I don't think they will succeed in that because when people are angry with the government, when they want to vote for a particular party, they will look at the party which can defeat the ruling party. And I am sure BJP is out of race, playing spoil sport also. I don't think it will be limited constituencies, and it's going to be a straight fight between the BRS and Congress. शुक्रिया आप तीनों का। यानी कि तेलंगाना में एक तरह से जब हम त्रिकोणा कंटेस्ट की बात करते हैं, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस दोनों के बीच कांटे की टक्कर, क्लीशे तो है लेकिन वही है तेलंगाना में। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।